वॉइस क्लियर है सर? वॉइस क्लियर है? हेलो 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 वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 इस वॉइस क्लियर है? आवाज क्या आ रही है? बीच वाले से आती है क्या? आप बोलिए। आवाज आ रही है आपको? इनकी आवाज आपको नहीं आ रही है? मैडम मैं कर देता हूँ, बोलिए। भाई नहीं सर। हेलो 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 आवाज आ रही है? आवाज सुनाई पड़ रही ना? यस सर। आवाज सुनाई पड़ रही ना? यस सर। हेलो कल्पना जी, आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ यस सर। या बहुत अच्छा, बहुत हेलो। हाँ जी।
सर सुनाई दे रही है अब। तो हम लोग काफी मशक्कत के बाद तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि सहायक संधि। इसमें उन्होंने क्या किया कि देसी राज्य जो है उनमें उन्होंने एक अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया। आवाज क्लियरिटी है ना? हेलो। जी सर, एकदम क्लैरिटी है। तो उन्होंने अभी जो अंग्रेज रेजिडेंट था इसमें यह बात तय हुआ था कि यह देसी राजवाड़े के जो भी आंतरिक उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक इनका ये था कि बेगर कंपनी के अनुमति से कोई भी देसी राजवाड़े अपने राज्य में कोई भी यूरोपीय कर्मचारी, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच, डेनिश, जो भी हो, उनको नहीं रख पाएगा। और कंपनी ने देसी राजवाड़ों को आश्वासन दिया कि हम आपका सभी प्रकार से क्षेत्र की रक्षा करेंगे। और इसी क्रम में यह हुआ कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि जो देसी राजवाड़े थे यह कर्तव्य मुड़ हो गए और यह अब जो भी निर्णय कर पाते थे विदेशी संबंध इनके अंग्रेज अधीन हो गया। और इसलिए जो देसी राजवाड़े अब पूर्णतः ब्रिटिश पे निर्भर हो गए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन ऐसा देसी राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार किए थे। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम 1798 में, उसके बाद मैसूर, जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था वेलेस्ली के समय, उसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह अड्यार वंशी राजा को दे दिया जाता है और उनपे सहायक संधि थोप दी जाती है और यह 1799 में हुआ। उसके बाद तंजौर 1799 या अक्टूबर महीने में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि अवध 1801 और पेशवा बालाजी सेकंड, इन्होंने 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। उसके बाद बराड़ के भोसले, सिंधिया। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े रहता है हमें याद रहता है, लेकिन जो छोटे हैं जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन पे भी सब्सिडरी अलायंस थोप दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत सिद्धांत। इसमें यह डलहौजी द्वारा लागू किया गया था और यह सिद्धांत कोई पहला नहीं है कि जो डलहौजी ने दिया था। इससे पहले ही हुआ कुछ यूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में थी उसने 1834 में गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य जिनके पास उनके खूनी संबंध का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह दत्तक पुत्र ले सकता है, लेकिन यह रेयरेस्ट रेयर में देना चाहिए। जो रेयर कंडीशन है उसी में देना चाहिए। उसके बाद 1841 में देख रहे हैं, एक सेकंड, कि 1841 में कंपनी ने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि
कि जो नीति है, पॉलिसी है, वह सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए और कंपनी को ऐसा कोई भी अवसर, अपॉर्चुनिटी चूकना नहीं चाहिए जिससे साम्राज्य विस्तार हो जाए। रीजन क्या था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण अपने चरम पे था। उसके लिए कच्चे माल, और ये कच्चे माल इसी पे हो सकता था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन होना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने ज्यादा ज्यादा क्षेत्र विस्तार करने के लिए यह पॉलिसी अपनाई और इसी का सहारा लेते हुए 1839 में मांडवी, 1840 में कोलाबा व जालौर, 1842 में सूरत इसको अपने अधीन कर लिया गया था। लेकिन जो डलहौजी गवर्नर जनरल वो 48 में बन के आता है, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया, जिसमें उसने बताया कि जो भी इसमें देसी राजवाड़े हैं उनके 3 प्रकार हैं। कि एक तो ऐसे रियासत हैं जो कभी भी न मुगल न मराठे इनके अधीन थे नहीं और इनको किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देते थे। और दूसरा इसने बताया कि पहले ऐसे रियासत जो पहले मुगल और मराठा के अधीन थे और उन्हें कर देते थे, लेकिन अब अंग्रेजों को अधीन है। और तीसरा इसने बताया कि ऐसी रियासतें जो अंग्रेजों ने अपने प्रमाण पत्र के आधार पे उसे स्थापित किया है। तो डलहौजी का मानना था कि जो पहले ग्रुप हैं कि जो कभी भी न मुगल मराठे के अधीन नहीं थे न उन्हें टैक्स देते थे, ऐसे लोगों में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम उनके शासन में हस्तक्षेप करें। दूसरा ऐसा वर्ग जो पहले मुगलों और मराठों के अधीन था, उन्हें टैक्स देता था, अब अंग्रेजों के अधीन है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर उनके पास लीगल चाइल्ड नहीं है तो वह दत्तक पुत्र लेने के लिए उन्हें गवर्नर जनरल के पास उनकी परमिशन लेनी होगी और उनको देने के लिए गवर्नर जनरल मना नहीं कर पाएगा। तीसरा ऐसा था कि जो अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की इन्हें आज्ञा नहीं है और इनका प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से समाहित कर लिया जाएगा ब्रिटिश समाज में। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे, तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा प्रांत था कि जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एक्विजिशन किया गया था, बताइए। हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो पंकज, जी सर। हाँ जी बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला कौन? सर 1848 में सतारा था शायद। हाँ जी हाँ, और उसके बाद सतारा के बाद संबलपुर। हाँ जी संबलपुर, और फिर उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं है। उदयपुर था क्या? हाँ, तो हम आगे देखते हैं कि सतारा 1848 में, जैतपुर व संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में अधीन कर लिया जाता है, अपने में विलीन कर लिया जाता है। तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अब हम अगला देखेंगे, ड्रेन थ्योरी, वेल ड्रेन थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि यह पहली बार इसका पहली बार किसने संकल्पना दिया था, बताएं। दादा भाई नौरोजी। हाँ जी नौरोजी करेक्ट ने। करो सर। दादा साहब नौरोजी जो थे, इनकी कौन सी किताब है? हाँ जी,
The poverty of un-British rule in India. हाँ, तो इनकी जो पुस्तक थी वह 1901 की ब्रिटिश। एक सेकंड। एक सेकंड। तो इनकी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इन्होंने बताया, नोरिस साहब ने बताया कि कोई भी एक स्टेट है वह अपने जनसंख्या पे, जो उनकी जनता है, उस पे खर्च करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए टैक्स कलेक्शन करती है। लेकिन ब्रिटिश भारत से टैक्स कलेक्शन तो करती है, लेकिन यह इंग्लैंड के लोगों के कल्याण के लिए है। तो इन्होंने बताया कि जो भी धन भारत से जाता है वह भारत वापस नहीं आता, उसका कोई भी लाभ भारतीयों को नहीं मिलता। तो इन्होंने बताया, एक इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 1835 से 1872 के मध्य, 1835 से 1872 के मध्य 13 मिलियन पाउंड भारत से प्रतिवर्ष अंग्रेजों को निर्यात किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके स्रोत क्या रहे हैं। तो ये क्या था कि जो भी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे, उनको शेयर होल्डर पे, जिनका शेयर था, उस पे जो भी डिविडेंड दिए जाते थे, वह पैसा भारत से दिया जाता था। अगला कि उन्होंने जो रेलवे में उन्होंने निवेश किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इन्वेस्टमेंट पे उनको 10.5% उनको डिविडेंड दिया गया। वह और ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वह भारतीय जो खजाने हैं यहां से दी जाती है। और ऐसा कि जो इंग्लैंड के, जो भारत से बाहर इंग्लैंड किसी भी स्टेट या सामान खरीदता है और भारत में युद्ध या भारत के बाहर युद्ध करता है, उसके लिए जो पैसे देना होता था वह भारत से दिया जाता था। यह होम चार्जेज कहलाता था। तो इस रूप में, और ऐसे कर्मचारी जो यहां से व्यापार करते थे, यह सभी पैसे ब्रिटिश गए, लेकिन उनका लाभ भारतीयों को नहीं मिला। तो इसी में दादा भाई नौरोजी हो गए, एमजी रानाडे हो गए, आरसी दत्त और एक आरपी दत्त हैं। आरपी दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे ने उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशों ने
भारत का दोहन किया और भारत में डी औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो यह था मोटा मोटा में देखा कि क्या कॉन्सेप्ट था। अब हम हेलो हाँ जी सर, इसमें क्या क्या जो होम चार्जेस थे, इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती थी, ये पता है? होम चार्ज में होम चार्ज में सर क्या क्या चीजें नहीं आती थी, वही सर ये बता देते तो थोड़ा सही रहता। देखिए, जो भी पेंशन था वह होम चार्ज नहीं था। जो भी कर्मचारी भारत में काम करते थे वह होम चार्जेस नहीं था। रेलवे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यह होम चार्जेस नहीं था। होम चार्जेस में वह जो भारत से बाहर जो कंपनी सामान खरीदती थी, हथियार खरीदती थी या वहाँ पे युद्ध करती थी, जो भी खर्च किए जाते थे वह होम चार्जेस के नाम पे खर्च किए जाते थे। और बाद में आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके काउंसिल, उनको जो पेमेंट किया जाता था वो भी होम चार्जेस में इंक्लूड होते थे। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला टॉपिक कौन है? अगला देखेंगे हम सिविल वॉर। देखिए कि क्वेश्चन आता है कि 1857 युद्ध से पहले, मेंस का एक टॉपिक है कि 1857 से पहले ही युद्ध देखे जाते हैं। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि नागरिक विद्रोह, सिविलियन वार। सिविलियन वार देखिए, कोई भी कारण हो, जितने भी वार हुए हैं उसके महत्वपूर्ण कारण जो आपको कॉमन दिखेंगे वह ब्रिटिश पॉलिसी, जैसे कि इन्होंने इकोनॉमी पॉलिसी यूज किया, जिसमें इन्होंने महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और इस्तेमारी व्यवस्था, या इन्होंने जो इनके जो क्या कहते हैं कि प्रशासनिक एकीकरण किया, या इन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन, रेलवे, डाकतार, और इन्होंने जो भी ब्रिटिश औद्योगिकरण हो रहा था उसके लिए यहाँ से जो इन्होंने कच्चे माल निर्यात किए, यह कारण। अब देखते हैं सिविल वार में। सिविल वार में देखिए, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व। अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि उनकी जो भी पॉलिसी थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, यह व्यवस्था। प्रशासन में इन्होंने क्या किया कि जो भी आप देखेंगे कार्नवालिस जब आया था तो कार्नवालिस का मानना था कि भारतीय इतने योग्य नहीं हैं कि इनको ऊंचे पदों पर रखा जाए, इसलिए इनको बाबू तक या सूबेदार, मैक्सिमम इनका जो हाई लेवल पोस्ट था वह सूबेदार पे ही यह जा पाते थे। और भू राजस्व व्यवस्था, इसमें मैक्सिमम से ज्यादा जितना भी मैक्सिमाइज हो सकता था उतना टैक्स वसूलने का ये लोग कोशिश करते थे। और अगला कारण देखते हैं कि जमींदार, हुआ क्या कि जो कंपनी से पहले जो भी मुगल थे उसमें बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। तो जमींदार को अधिकार थे कि वह अपने क्षेत्र में लैंड एंड ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन, यह दो अधिकार रखते थे। लेकिन जब से कंपनी आ गई यह अधिकार कंपनी के अधीन हो गए, इसलिए जमींदार इनके विरोध हो गए। और पॉलीगन क्या हुआ कि जो ऐसे सैनिक जो इन जमींदारों या मराठों, मुगलों या देसी राजवाड़ों के अधीन काम करते थे, इनके ब्रिटिश में अनेक्स होने के कारण अब यहाँ सेना से दूर हो गए। तो इनमें ब्रिटिश के प्रति आक्रोश फैला और इनको क्या हुआ कि इनको जो जमीन मिलती थी टैक्स कलेक्शन के लिए वह भी छीन लिया गया। और एक अगला कारण देखते हैं कि नए क्या सामाजिक आधार, जिसमें आप देखेंगे व्यापारी, अब जमींदार, महाजन, नए वर्ग निकल के आते हैं। इनका काम था कि जो भी रैयत होते थे उनको ये लोग ऋण देते थे और अगर ऋण चुका ना पाए तो उनकी जमीन अपने में समाहित कर लेते थे।
अगला देखें कि कंपनी का विदेशी चरित्र। रीजन क्या रहा कि भारत से पहले जितने भी विदेशी आक्रमण किए हैं वह भारत की महान सभ्यता संस्कृति में अपने आप को समाहित कर लिए और वह यहीं के होके रह गए। लेकिन ब्रिटिश एक ऐसा था जो जब से आया है वह अपने आप को भारत से अलग करके वह अपने आप को काफी ऊंचा मानता था। इससे क्या हुआ कि वह अपने जो भी देसी लोग थे इनको अशब्दों का उपयोग करते थे, इनको नस्लवादी व्यवहार करते थे। इससे और इन्होंने क्या हुआ कि धार्मिक पूजा कि जितने भी पंडित थे, पुजारी थे, अब इन्होंने, क्योंकि क्या है कि अब यह बहुदेववाद इस सब पे विश्वास नहीं करते थे, यहाँ एकेश्वर या क्रिश्चियनिटी पे ये विश्वास करते थे। इसलिए जो पंडित या पुरोहित थे इनको धक्का लगा कि यह हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाईयत में। और एक ये कि जो ब्रिटिश कंपनी है उनके सस्ते कपड़े जो मशीन से निर्मित थे वह भारतीय लोगों का हाथ से निर्मित सामान उनका मुकाबला नहीं कर रहा, और जो दस्तकारी उद्योग था वह बाहर हो गया। तो इससे बहुत सारे लोग गरीब हो गए। इससे लोगों में आक्रोश हुआ और वह विभिन्न आंदोलनों में वो दिखता है जिसमें सन्यासी विद्रोह। हेलो, सुनाई पड़ा आवाज ना? हम देख रहे हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 और 1820 के मध्य हुआ। कारण यह था कि आप देखेंगे सबसे पहले जो बंगाल में अकाल पड़ा हुआ 1766 के आसपास पड़ता है। इससे लोगों में काफी आक्रोश था कंपनी के प्रति, और इसी में कंपनी ने कहा कि पंढरपुर, जो महाराष्ट्र का पंढरपुर है, यहाँ से सन्यासी लोग वहां पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, इस पे उनके रोक लगा दिया गया। यह हिंदू नागा और गिरी के सन्यासी थे। ऐसे सन्यासी थे जो इससे पहले मराठा, राजपूत, बंगाल, अवध के अधीन काम कर चुके थे, यह सैनिक सहायता दिए थे। अब इन्होंने संगठित तरीके से, यह सशस्त्र विद्रोह था, इसको 1820 तक आते आते दबा दिया गया, जिसका उल्लेख हम देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है आनंद मठ, कभी कल पूछता है सीधे सीधे कि आनंद मठ में किस आंदोलन का या विद्रोह का उल्लेख है। इसी के दौरान जो 1770 और 1820 के टाइम है, इसी में बंगाल में एक और विद्रोह दिखता है, वो फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह को जो नेतृत्व करता है वह मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देखें, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो नेतृत्व करता है और क्षेत्र और समय, जितने भी आंदोलन है, इनके 3 चीजें हमें याद होनी चाहिए। और जो फकीर विद्रोह की जो विशेषताएं हैं इसमें कि यह हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ लड़े थे। इसी क्रम में हम चलते हैं अगला कि मिदनापुर और धालभूम विद्रोह। यह भी मिदनापुर आपके बंगाल में पड़ता है। एक सेकेंड, हाँ, तो यह 1760 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि मिदनापुर में 1760 में ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इससे वहां के जो जमींदार थे, जमींदार का रैयत के मध्य बहुत सौहार्दपूर्ण काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन क्लाइव के जो द्वैध शासन था इससे इनके संबंधों में दरार आ गया, और उसी के बाद 1772 में यह संबंध टूट गया। इसके जो नेता हैं वो दामोदर सिंह व जगन्नाथ ढाल थे। हमें 3 चीजें, समय, कहाँ हुआ है और इसके प्रमुख नेता। अगले हैं मोआमरिया विद्रोह। मोआ विद्रोह का जो काल है वह 1769 से 99 के मध्य। यह असम के राजा थे। वहां जो मोआमरिया है यह निम्न जाति के किसान थे। यह राजा के अनैतिक व्यवहार की वजह से यह उनके प्रति एक अनिरुद्ध देव है, इनके शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। इनमें वह समानता आधारित बात करते हैं। इनमें क्या हुआ कि एक बुरकानदेश दल उभर के आता है। यह ऐसा दल था जिसमें मुसलमान सेना और
जो भी जमींदारों की सेना से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि जमींदारों को ब्रिटिश में उनको जो भूमि थी छीन लिया गया था, उनके जो सिपाही मुक्त हुए थे वह दोनों मिलकर लड़े थे। अगला हम देखते हैं कि 1799 अवध। अवध में क्या हुआ कि चौथा नवाब थे वजीर अली खान। वजीर अली खान अंग्रेजों को सहायता से नवाब बनते हैं 1797 में। लेकिन अंग्रेज को क्या हुआ कि यहाँ ज्यादा टैक्स नहीं दे पाते, तो अपने मनचाहा कठपुतली व्यक्ति को बैठाने के लिए सादत अली खान द्वितीय को नवाब बना देते हैं, और जो अली खान है वजीर, इनको बनारस भेज दिया जाता है। लेकिन यह बनारस जाके जो मजिस्ट्रेट है उसको भंग कर देते हैं, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट लखनऊ में रखा गया था उसकी हत्या कर देते हैं। और इस पूरी घटना को बनारस जनसंहार के नाम से जाना जाता है। और जो अली खान थे, यह जयपुर के शासक के यहाँ जाते हैं, और उसमें वेलेस्ली था। वेलेस्ली जाके उनसे कहता है कि प्रत्यर्पण कर दें। तो और इसी पे प्रत्यर्पण हुआ कि अली खान को न फांसी होगी और न उन्हें सिकड़ों से जकड़ा जाएगा। अगला है पोलीगर विद्रोह। पोलीगर विद्रोह दक्षिण भारत में होता है। यह 1795 और 1805 के बंदे होता है। यह ज्यादा थिरुनवेली में दिखता है। इसके नेता है कोट्टाबोमा और नायकन। रीजन क्या था कि जो पोलीगर हैं यह सिपाही थे। इनके जो राजा थे वह ब्रिटिश के अपने जो निजामत का अधिकार था सौंप दिए थे। इससे इनके स्वाभिमान को धक्का लगता है पोलीगर को, और पोलीगर वह सम्मान बचाने के लिए लड़ते हैं, जिनमें इनका जो नेता है कोट्टाबोमा नाथकन। अगला है बेलूथम्पी। बेलूथम्पी में क्या हुआ कि त्रावणकोर के दीवान थे। इन्होंने कंपनी के ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रीजन क्या हुआ कि जो त्रावणकोर के राजा थे वह कंपनी के अधीन हो गए, और वह सब्सिडी चुकाने में असमर्थ थे। जो कि हेलो 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 वह कंपनी का टैक्स चुकाने में क्या हुआ? आवाज तो क्लैरिटी है ना अजी? यस सर, क्लियर है जी हाँ। हम देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह, कोई बताएगा कि पाइका विद्रोह को भारत सरकार ने घोषित किया है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। 1817 में क्या होता है कि उड़ीसा में जो पाइका है यह सैनिक थे, और जो भी यह सैनिक थे इनको भूमि प्राप्त होती थी पैसे के बदले। लेकिन जैसे ही कंपनी 1803 में उड़ीसा पे विजय प्राप्त कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है, इसका प्रभाव यह होता है कि जो पाइका थे यहाँ कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। इसके जो नेता हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने भी पिछले वर्ष इसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष घोषित किया था। इसके नेतृत्व करता है बख्शी जगबंधु विद्याधर। और 1825 में क्या हुआ कि इनको 150 रुपए प्रतिमाह पेंशन के आधार पे उड़ीसा में रहने की परमिशन दे दी गई। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं कितूर। कितूर विद्रोह 1817-18 के समय जो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, इसमें कितेंद्र को अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र राज्य मान लिया था। यहाँ की जो महारानी थी चेन्नम्मा, वहां के जो अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र गए थे कि इनके बाद उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस पे ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया, और इसी के प्रत्युत्तर में महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगले बात देखते हैं रामोसी। रामोसी 1822 में। जो रामोसी थे यह मराठा के जो अधीन पुलिस का काम किया करते थे, लेकिन जैसे ही मराठा का विलय अंग्रेज द्वारा कर लिया जाता है तो यह जो रामोसी पुलिस थे यह बेकार हो जाते हैं, और इनकी बची खुची जो भी जमीन थी यह भी अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। इसी के प्रत्युत्तर में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर लिया था। कुर्ग विद्रोह।
अब आप लोगों से मैं एक पूछना चाहूंगा कि अभी कुर्ग हाल ही में समाचारों में रहा था, कोई बताए? पंकज, पंकज, डॉक्टर साहब। जी सर। हाँ, कुर्ग अभी समाचारों में था ना? पता नहीं सर। अच्छा, कॉफी जीआई टैग। अभी समाचार में इसलिए था कि भारत सरकार ने बिना लाइसेंस के इनको हथियार रखने की अनुमति दे दी गई है। कुर्ग में ही है कोडावास। हम देख रहे हैं कुर्ग का विद्रोह कि यह 1833 और 34 का मत हुआ। यह संगठित विद्रोह था। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संगठित विद्रोह था। इसमें क्या हुआ कि यह इतना क्लोज था वार कि लेकिन राजा के कायरता की वजह से यह कुर्ग द्वारा विद्रोह अंग्रेज विजित कर लेते हैं 1834 में, और कुर्ग को भारत में जो भी ब्रिटिश थे वो अपने आप समाहित कर लेते हैं। अगला देखते हैं कोका विद्रोह। सर हाँ जी, सर इसमें एक जनजाति है ना, जैसे कोटवास करके जनजाति है शायद, उसको हाँ जी, दिखाया है दिख रहा है ना? ना? हाँ कोटवास, हाँ सही। ओके सर, ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू। अगला है कोका विद्रोह। कोका विद्रोह जवाहरलाल भगत और बाबा बालक सिंह, इन दोनों के द्वारा। इनका क्या हुआ कि जो पंजाब में सिख थे, इनकी बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। यह चाहते थे कि सिख में समानता हो और जितने भी मांस मदिरा इनसे परहेज की बात करते थे, या अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देते थे। इससे के विरुद्ध इन लोगों ने विद्रोह कर, तो इतना ही महत्वपूर्ण है। और आगे आप देख लीजिएगा कि सिविलियन वार में। अब हम देखें अगला वार। अगला वार सोमवार। अगला वार सोमवार। हाँ, सॉरी सर, माइक खुला रह गया। डॉक्टर साहब, अगला वार सोमवार। नहीं सर, वो माइक खुला रह गया था, पता नहीं, मुझे लगा माइक बंद है। ठीक है, ठीक। तो अब हम देखेंगे किसान आंदोलन। देखिए, लगातार किसान आंदोलन होते रहे हैं। जिसे सभी को याद हो कि लगभग 13 में भट्टा परसोल में हुआ था आंदोलन। उसके बाद लगातार किसान दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचते रहते हैं। तो किसान में हम दो चीज देखेंगे कि एक 1900 पहले जो 1900 दशक है इसका, और एक 20वीं दशक, सॉरी 20वीं दशक का देखेंगे हम। यह किसान जो 1900 किसान का है, इसमें कारण हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है, इनका महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और इस्तमरारी व्यवस्था। इसमें क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा भाटक रखा जाता था, और इससे जो किसान थे वह अगर भाटक नहीं दे पाते थे या रेंट नहीं दे पाते थे, तो यह महाजनों जमींदारों से पैसा लेते थे और भूमि को गहने रख देते थे। और यदि पैसा महाजनों का चुका ना पाते तो पैसा के बदले वह इनकी जो संपत्ति है वह महाजनों द्वारा रख दिया जाता था। इससे जो भी किसान के पास भूमि थी वह सीमांत किसान और भूमिहीन किसान में कन्वर्ट हो गए। और क्या हुआ कि तो ज्यादा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह आर्थिक कारण है, और इसी का विरोध करने के लिए हम कई सारे किसान आंदोलनों में इसकी हम लोग झलक देखते हैं। एक रीजन यह भी था कि अकाल। आप देखेंगे कि जब कंपनी बंगाल में स्थापित हुई तो वहां पे द्वैध शासन और सोसाइटी एक बनाई गई क्लाइव द्वारा। इसमें नमक
अफीम इसका छोड़ के बाकी सभी का अवैध तरीके से व्यापार किया गया। इससे ये एक ऐसी लूट मची कि जो भी नीलामी में भूमि अधिकार जिनका टैक्स वसूली था, ज्यादा बोली लगा था, उसी को दे दिया जाता था। तो इससे एक नए जमींदार निकल के आए जो ज्यादा बोली देता था और अपना लाभ उस पे वसूलने के लिए वह रैयतों से लेता था। तो इससे वहां भयानक अकाल पड़ता है। हम देखते हैं कि छोटे बड़े अकालों की संख्या लगभग 24 है, जिसमें लगभग 2,85,00,000 की मृत्यु हो जाती है। जिसमें सबसे बड़े जो 1900 अकाल देखते हैं वह 1876-78 जो लिटन के समय है, एक 1896-97 है, एक 1899 और 90 के बीच में देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि समाज में नए वर्ग उभर के आते हैं, जिसमें जमींदार, महाजन, इन्होंने दोषपूर्ण नीति का उपयोग करते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली करते हैं और इससे किसानों की दुर्दशा और बढ़ जाती है। और क्या हुआ कि किसान, जैसे कि जो लोग व्यापार में लागू थे, वहां पे व्यापार कर रहे थे और हस्तशिल्प उद्योग में काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के दोषपूर्ण नीति की वजह से अब वह भी किसान जो कृषि है उसमें बाहर बन गए। इससे दोहरा मार किसानों को झेलना पड़ा। तो इससे भूखमरी फैलती है। इसी में देखते हैं हम कि झलक उनका जो विरोध, एक संथाल विद्रोह 1855-56 के मध्य घटना घटती है। इसमें इसके हम कारण देखते हैं कि 1793 में जो संथाल परगना जो आपका नागपुर के पास पड़ता है, छोटा नागपुर पठार जो है वहां पे, कि वहां पे 1793 में एक स्थायी भूमि कर कानून बनाया गया था, जिसमें यह हुआ था कि जो भूमि जिसका होती थी वो जमींदारों की मान ली गई। पहले क्या था, जो मुगलों के समय की संपत्ति जो थी वो किसानों को होती थी, लेकिन कंपनी ने अब वो संपत्ति का मालिक जमींदारों को बना देते हैं। तो जमींदार जो थे अत्यधिक रेंट का मांग करते थे, तो इससे मजदूरों का हाल एकदम बुरा हो जाता था और उनका संपत्ति जो भी रेंट होता था उसको न चुकाने पर यह साहूकार महाजनों के हाथों में फंस गए। अब हम देखते हैं कि यह कहाँ पे इसके नेता थे, इसके दो नेता, एक सिद्धू और कान्हो। यह इनका मानना था कि देश को अपने अधिकार में ले लेंगे और जो ब्रिटिश है इसको हम बाहर कर देंगे। इसका परिणाम क्या रहा कि एक संथाल परगना अधिनियम बना दिया गया। अगला वार देखते हैं हम नील विद्रोह। नील विद्रोह 1860 में होता है, यह बंगाल में। यह क्या हुआ कि जो भी अंग्रेज थे यह नील की खेती करने पर किसानों को बाध्य करते थे और उनसे पहले ही एडवांस में लिखा लेते थे कि हम जितनी भी कीमत पे लिखाते थे उसी आधार पे बाद में चाहे कीमत घटे या बढ़े उसी पे खरीदते थे। हेलो 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 आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। जी जी, एक सेकंड। तो इसमें क्या होगा कि जो नील, अगर कोई किसान नील का खेती करता था तो नील के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। हाँ जी संजना। ठीक है, तो जो नील वह खेते थे, किसान को यह ज्यादा खेत पे अगर अपने नील उगाते थे तो इससे मृदा की जो उर्वरता है वह नष्ट होती थी। इससे जो खाद्यान्न फसलें हैं इसका उत्पादन भी कम होता था। तो इससे किसान चाहते थे कि नील की खेती ना हो। उसी के बाद क्या हुआ कि जब नील विद्रोह होता है तो सरकार घोषणा करती है कि जो भी नील हैं इनके भूमि की रक्षा की जाए। किसान चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार
फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें कोई भी मालिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इन्होंने कहा कि जो भी बागान मालिक हैं वह चाहे तो अगर इन्होंने जो भी एग्रीमेंट कर लिया है किसानों से, अगर किसान नील का उत्पादन नहीं करता है तो यह उनके खिलाफ दीवानी मुकदमे चला सकता था। और इसी पे 1860 में एक नील आयोग बनता है और यह विद्रोह इसे समाप्त हो जाता है। एक आयोग देखते हैं हम 1875, या दक्षिण का विद्रोह या दक्कन का विद्रोह आप कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि 1860 का समय है, यूएसए में सिविल वार हो जाता है। सिविल वार होने के कारण ब्रिटेन को कपास की सप्लाई नहीं हो पाती, तो ब्रिटेन चाहता है कि कपास का उत्पादन भारत में हो। और पहले शुरुआती में ऊंचे दाम कपास के लिए दिए जाते थे। इससे किसान को लाभ के चक्कर में यह ज्यादा से ज्यादा कपास की खेती करने लगे। अगर जिन किसानों के पास पैसे नहीं थे तो वह मजदूर महाजनों जमींदारों से पैसे लेके ऋण लेके इन्होंने खेती कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि जो यूएसए का सिविल वार हो रहा था वह समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त होता है तो अब कपास का जो उत्पादन है वह अमेरिका से दोबारा सप्लाई हो जाती है ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन भारत से कपास लेना अब छोड़ देता है। तो अब जो भी किसान यहाँ उत्पादन किए थे कपास की, उनको बहुत नुकसान होता है। और जो महाजन थे यह चाहते थे कि जो भी इन्होंने पैसा दिया है ऋण की वसूली समय से हो। तो इसी में क्या होता है कि एक घटना घटती है कि एक मारवाड़ी हैं कल्लूराम, इन्होंने क्या किया कि एक कृषक बाबा साहेब देशमुख, इनमें 150 रुपए के लिए उनका जो भूमि का अधिकार था किसान को बेदखल कर दिए और इनके घर तोड़ देते हैं। तो इसी में जो आसपास के गांव के थे वह मारवाड़ी और गुजराती इनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं और यह बहुत भयानक विद्रोह होता है। जो लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह ब्रिटिश के लिए ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जो बता सके कि यह विद्रोह में शामिल था। इसका हम परिणाम देखते हैं कि एक कमीशन बनाया गया डेक्कन रेड्स या तकत उपद्रव आयोग, और 1779 में कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। हम अगला देखते हैं कि चंपारण। यह सब हम देख रहे हैं किसान आंदोलन 1917 में क्या हुआ कि जो चंपारण बिहार का उत्तरी बिहार में पड़ता है, इसमें जो भी नील बागान मालिकों थे यह किसानों से 20 भाग के तीसरे हिस्से, इसे 3 कटिया भी कहा जाता है, कि इस पे नील का उत्पादन करना होता था। इससे नील के उत्पादन से किसान को मृदा की उर्वरता कम होते थे, पानी की ज्यादा और मेहनत ज्यादा लगता था। और जो नील होते थे यह काफी संवेदनशील फसल थे, इनके मेहनत की ज्यादा जरूरत होते थे। इसी में राजकुमार शुक्ल यहाँ दिल्ली आते हैं। इन्होंने गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को जाने के लिए कहते हैं बिहार। गांधी जी जाते हैं, वहां जैसे एंट्री करते हैं वहां के जो मजिस्ट्रेट थे इनको एंट्री करने से मना करता है। तो गांधी जी वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसी में गांधी जी को मिल जाता है परमिशन कि आप जाके आंदोलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी पहले सत्याग्रह करते हैं और परिणाम क्या निकला कि यहाँ पे एक जांच समिति बनाई जाती है जिसमें गांधी जी खुद एक मेंबर होते हैं। और इन्होंने तय किया कि जो भी वसूली था अवैध वह 25% देने पे राजी हो गए। इसमें यह देखा जाता है कि कौन कौन सदस्य गांधी जी के साथ थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपलानी। हमें नाम विशेष तौर से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ कि 1918 में सूखा पड़ जाता है और फसल नष्ट हो जाता है और सरकार इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती। वहां पे भूमिकर नियम था जिसमें स्पष्ट था कि यदि अकाल की वजह से किसी भी किसान को उस क्षेत्र का 25% से कम अनाज का उत्पादन होता है
तो वह पूरा टैक्स से माफ हो जाएगा, लेकिन कंपनी और मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहां जबरी वसूली की बात की जाती है तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं और इन्हें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के सहयोग से यह खेड़ा आंदोलन चलता है। इसका हम इसमें हम देखते हैं कि इसमें यह निर्णय लिया गया कि ऐसा गरीब जो भी लगान देने में स्वेच्छा से अगर सक्षम है तो वह दे सकता है, और यह 1 वर्ष के लिए पूर्णतः ऋण माफ कर दी जाती है। हम अगला देखते हैं मोपला के लीडर अली मुसलियार हैं। यह आपके मालाबार जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे यह दिखता है विद्रोह। रीजन क्या था कि जो मोपला थे यह मुसलमान थे, यह निम्न जीवन यापन करते थे। जो यहाँ के जमींदार थे या उच्च थे वह हिंदू थे। हिंदू जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जाता था, तो इसी के विरुद्ध मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया और कंपनी ने इनका बर्बरता पूर्वक दमन किया। इसमें हंसराज द्वारा, इसमें होता क्या है कि जो भी मोपला विद्रोह मुसलमान द्वारा की जाती है, इसमें वहां के जो भी जमींदार या बड़े या हिंदू लोग थे इनको जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब मोपला विद्रोह का दमन किया जाता है तो वह जो हिंदू थे बाद में मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, यह चाहते थे कि हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। लेकिन वहां के जो हिंदू थे वह अपने धर्म में स्वीकार नहीं करते, तो इससे यह समाजहीन और संपत्तिहीन हो जाते हैं। तो इनके लिए जो हंसराज हैं इन्होंने कांची के महामंडलेश्वर हैं, इनसे इन्होंने निवेदन किया कि इनको पुनः वापसी किया जाए हिंदू धर्म में। अगला हम देखते हैं कि जो भी किसान आंदोलन था या किसान सभा के समय इसकी क्या रहा। कि किसान सभा जो है 1920 में बंगाल, पंजाब, यूपी, इसमें किसान सभा का गठन होता है। किसान सभा का जो गठन था यह जमींदारों के विरुद्ध था, क्योंकि इसमें किसानों की बात होती थी या इनकी जो बातें थी कि जो है लगान हुआ कम से कम हो, भूमि का अधिकार कृषकों को दिया जाए। और 1988 में आंध्र प्रदेश में आंध्र जाति रैयत सभा जमींदारों के विरुद्ध थे, इसका गठन होता है। और 1936 में पूर्णतः अच्छी तरीके से अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया पीजेंट एसोसिएशन स्वामी सहजानंद द्वारा स्थापित किया जाता है। और उसी समय 1936 में बिहार में एक बकास्त के विरुद्ध विद्रोह होता है। बकास्त ऐसा भूमि होता था कि कोई भी जमींदार उस पे जितना उत्पादन होता था वह धन के बदले पूरा फसल ले जाता था। इससे जो जमींदार थे वह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा किसान बकास्त भूमि में आ जाएं। इसी के विरुद्ध आंदोलन चला। और इसमें क्या हुआ कि जो किसानों का दमन किया गया था, और उसी के प्रत्युत्तर में 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभा के द्वारा कृषक दिवस मनाया गया। इसी क्रम में देखते हैं हम अगला कि पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में एक कानून बनाया गया था जिसे हम कहते हैं पंजाब भूमि अनाक्रमण अधिनियम 1900। इसमें यह था कि पंजाब के जो भी किसान हैं इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। इसमें तो एक ऐसे जो किसान ही हैं, दूसरा है कि जो चाहते हैं उनका भूमि से विशेष लगाव है, और तीसरा ऐसा था जिनमें साहूकार, जमींदार या सब आते थे। इसमें यह हुआ कि जो पहला वर्ग जो किसान है इनकी जमीन को कोई भी दूसरा वर्ग जिनका भूमि से विशेष लगाव था या साहूकार, जमींदार या खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग हैं यह आपस में अपनी संपत्ति को या कृषि जो भी भूमि था इसको बेच सकते हैं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाते हैं। इसमें क्या हुआ कि
पंजाब में एक सहारनपुर का नियम था। सहारनपुर का नियम ये था, कहता है कि जो भी रेंट है इसको जो भी उपज होता था उसका आधे भाग से ज्यादा नहीं हो सकता। इस नियम को पंजाब में लागू कर दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि 1940 के दशक में 3 महत्वपूर्ण किसान आंदोलन होते हैं। इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी चांसेस रहते बनने के। इसमें जो एक आंदोलन है बंगाल का तेभागा आंदोलन, यह 1946 में हुआ था। इसमें क्या था कि सोहरावर्दी सरकार थी, इसमें जोतदार, साहूकार, व्यापारी, अंग्रेजी प्रशासक जो भी भूमि लेके वहां पे शासन करते थे, इनके विरुद्ध आंदोलन चला गया था। एक है हैदराबाद का दक्कन आंदोलन। इसमें तेलंगाना में, यह ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह स्वतंत्रता से पहले 1946 शुरू होता है और 1950 तक चलता है। यह भी आंदोलन जमींदार, साहूकार, व्यापारी, निजाम, इनके विरुद्ध किया जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें प्रजामंडल, आर्य समाज, बृहद तेलुगु भाषी और कम्युनिस्ट पार्टी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले है हम देखते हैं पश्चिम भारत में वर्ली विद्रोह है। इसमें क्या हुआ कि जो वर्ली है यह एक जनजाति है, लेकिन जो ब्रिटिश है यह जब जनजातीय क्षेत्र पे अपना अधीन कर लेते हैं तो वहां पे एक नए वर्ग जो भी किस जमींदार, महाजन होते थे, यह उसमें प्रवेश कर गए और यह उसमें ब्याज प्रणाली दोबारा लागू कर दिए हैं। तो इसके विरुद्ध वर्लियों ने विद्रोह किया। इसी के जो भी महत्वपूर्ण था हमारा किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। हम अगले तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है भारत में, संवैधानिक विकास। सूर्य लग रहा है कि इसके पहले वाला पीडीएफ हम डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले जो आता है वह 1773 का। 1773 में कुछ घटनाएं घटती हैं कि जब क्लाइव थे तो निजी व्यापार की वजह से कंपनी घाटे में जा रहे थे। लोग कंपनी के कर्मचारी हैं या फायदे में जा रहे थे और इससे कंपनी में उपहार लिए जाते थे। तो इसे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार विद्यमान थे। और क्लाइव का द्वैध प्रशासन यह बंगाल में एक लूट जारी करता है कि यह एक लूट प्रथा वहां पे लागू हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लूट करते हैं। हेलो हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है ना? जी सर। हाँ, तो इसी के लिए कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट संसद है या उनसे पैसे मांगती है, तो इन पे नियंत्रण रखने के लिए कंपनी पर ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेशन एक्ट पारित करता है। रेगुलेशन एक्ट में जो महत्वपूर्ण बातें रही कि पहले देखते हैं हम कि लंदन में क्या हुआ। लंदन में हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो 1000 पाउंड का टैक्स भरता हो, वह 1 वर्ष पहले 1000 पाउंड का टैक्स भरता हो, वो उसके पास वोटिंग राइट होगी। और यह बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह इनकी संख्या होगी 24 और यह इसका 25% हर बार रिटायर होंगे। और इनमें हुआ कि
अब देखते हैं कि भारत में क्या हुआ। भारत में एक गवर्नर जनरल प्लस 4 पार्षद, एक गवर्नर जनरल परिषद बनाए गए। इनका काम था कि कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो बहुमत आधारित होगा, और अगर यह मत बराबर की स्थिति होती है तो जो गवर्नर जनरल है यह वोट कास्टिंग कर सकता है। और इसकी अवधि जो भी सदस्य थे पार्षद, यह इनका अवधि 5 साल था। और इसमें कोरम कि जब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक पार्षद जो हैं उनकी संख्या 3 ना उपस्थित हो। इसी में अगला है कि जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी, इसके ऑब्जर्वेशन का राइट गवर्नर जनरल को दे दिया गया जो बंगाल में था। और एक राजा की आज्ञा से बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, जिनमें एक सुप्रीम जो जज है और 3 उसके सबऑर्डिनेट जज। इनका काम था कि जो भी पॉलिसी है, नौसेना है, धार्मिक न्यायालय है या कॉमन लॉ जो भी है, यह सब इनको लागू करना था। और अभी यहाँ क्या हुआ कि कंपनी और सुप्रीम कोर्ट, इनका जो जुरिडिक्शन है वो पूरा कंप्लीट सेपरेट नहीं था। और जो एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कौन कौन से न्याय दे पाता था और किस मुद्दे पे नहीं दे पाता था। इस पे देख रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को ये न्याय देंगे, अंग्रेजी या भारतीय जो भी है वह इसमें डिसीजन देगा। कंपनी की सेवा में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध अगर कोई भी एलिगेशन लगता है तो उस पर वह जो न्याय देगा। और यह जो न्याय देगा, यह जो ब्रिटिश है उसमें प्रचलित जो भी कानून है उसी के अनुसार यहाँ पे ला दे। इनके पास प्राथमिक और अपीली यह दोनों अधिकार थे। यह विशेष रूप से पूछता है कि कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास थे, तो प्राथमिक और अपीली। अगर इसके बाद जो अपील की जाती थी वह प्रिवी काउंसिल में, और जो वोट करने का तरीका था यह जोरी सिस्टम पे या पंच की सहायता से सुनवाई की जाती थी। और इसमें कोशिश किया गया कि ईमानदारी शासन में प्रवेश करे, तो इसलिए यह कोशिश किया गया कि कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कर्मचारी चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक हो, वो उपहार, दान या पारितोषिक नहीं लेगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण था रेगुलेशन एक्ट का। अब मामला देखते हैं कि 1781 का अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें यह किया गया कि जो भी अभी हमने देखा कि रेगुलेशन एक्ट में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन जो था वह सेपरेट नहीं था, लेकिन अब 1781 में इसको सेपरेट कर दिया जाता है। और यह हुआ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है यह अगर न्याय देता है तो वह ध्यान रखेगा कि भारत का जो भारतीय लोग हैं इनके सामाजिक और धार्मिक जो भी रीति हैं उनको न्याय करते वक्त ध्यान में देगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ का मुस्लिम लॉ है, हिंदू का हिंदू कोड विल है, ऐसे ही उस समय न्याय देते समय यह ध्यान रखेगा न। और यह हुआ कि यह बात न्यायालय के साथ साथ सरकार भी ध्यान रखे कि कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट बना रही है उसमें इनके सामाजिक धार्मिक रीति जो है उसको ध्यान रखें। और इसमें एक व्यवस्था किया गया कि अगर 5,000 रुपए से ज्यादा के मामले हैं तो इस पे जो अपील है वह प्रिवी काउंसिल में होगी। और अभी क्या होता था कि हम 1773 है उसी में एक प्रोविजन यह किया गया था कि गवर्नर जनरल जो भी काम करेगा उसको रेटिफाई कराना होता था सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जज से, लेकिन अब 1781 जो 81 है उसमें रेटिफाई कराना नहीं होगा। इसी के बाद हम अगले पाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि अभी जो हम देखा कि 4 और 1 जो
1773 में रेगुलेशन एक्ट में किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो भी पार्षद थे ये कोशिश करते थे कि अच्छे तरीके से या एक निरपेक्ष रूप से एब्सोल्यूट तरीके से यह काम कर सकें और लोकतांत्रिक निर्णय से ही काम करते थे। इससे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती थी। तो इसमें ही किया गया कि अब 4 नहीं होंगे, अब 4 की जगह 3 होंगे। और अभी जो हमने देखा कि सिर्फ मुंबई और मद्रास इनका ऑब्जर्वेशन का राइट था गवर्नर जनरल को, लेकिन अब कंप्लीट रूप से यह बंगाल के अधीन कर दिए गए। और 84 में ही अब यह पहली बार किया गया कि जो भी ब्रिटिश में जो भी कंपनी के अधीन भूमि है यह अब जो ब्रिटिश है उसकी मानी जाएगी भूमि है। और इसी में क्या किया गया कि कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए इन्होंने कंट्रोल बोर्ड का गठन किया। कंट्रोल बोर्ड में होता था कि यह इसमें 3 डायरेक्टर की एक गुप्त समिति बनती थी और इसमें 6 लोग होते थे, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक स्टेट सेक्रेटरी होता था और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। यह 6 बनते थे। इनका कार्य था कि सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण, जैसे सैनिक, असैनिक, राजस्व मामले, इन सभी को ये देखते थे। हम अगला देखते हैं अब 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 में क्या हुआ कि अभी जो डिसीजन था वह बहुमत आधारित होता था, लेकिन 1793 के तहत अब परिषद को जो गवर्नर है अब इनको अधिकार कर दे दिया गया कि यह चाहे तो जो भी डिसीजन लेगी परिषद इसको ही चाहे तो निरस्त कर सकते हैं। और पहली बार बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों पर जो राइट है वह एकदम एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि क्या क्या अधिकार होंगे इनके। यह इसी के बाद अब जो अगला आता है वह 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 में क्या होता है कि उधर नेपोलियन था, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया गया था। महाद्वीपीय व्यवस्था के अंदर यह होता है कि कोई भी यूरोप कंट्री वह लंदन से व्यापार नहीं कर सकती, न आयात न निर्यात, ये दोनों नहीं होगा। तो अब जो लंदन के व्यापारी थे यह व्यापार करने के लिए चाहते थे कि भारत में उनकी भी एंट्री हो जाए, लेकिन क्या हुआ कि एशिया के साथ जो ईस्ट एशिया है इसके साथ कंपनी की मोनोपोली थी। अब इसको कम करने के लिए 1813 का एक्ट लाया जाता है। इसमें यह किया गया कि कंपनी का चाय और चीन के मामले इनको छोड़ के बाकी मोनोपोली जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। अब सभी के लिए भारत का जो है व्यापार खोल दिया जाता है, मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसा जो व्यापारी करना चाहे भारत में वह आ सकता था। इसके बाद यह हुआ कि भारतीय राजस्व से अब 10.5% डिविडेंड दिया गया और कंपनी का 20 वर्षों के लिए नियंत्रण जो है प्रदेशों और राजस्व पे वो बढ़ा दिया गया और 1 लाख प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया। इसी के साथ इसमें स्पष्ट रूप से जो मिशनरी है इनको राइट दिया गया कि वह भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो अगला एक्ट आता है वो 1833 का एक्ट। 1833 में क्या होता है कि अंग्रेज औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे होता है। यह चाहते हैं कि अब इसी समय बेंथम और मिल का यूटिलिटेरियन उपयोगितावादी विचारधारा चल रहा था, जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण की बात की जाती है। इसी से बेंटिंग ज्यादा प्रभावित था। वह चाहता था कि किसानों को भी एक मानवीय अधिकार हो, उनके साथ मानवतापूर्वक व्यवहार किया जाए। इसी में हम देखें कि मुख्य प्रोविजन का क्या रहा कि पहले तो 20 वर्षों के लिए अनुमति और दे दी गई
और अभी जो चीन और चाय के साथ मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह कहा गया कि जो भी कंपनी है, यह जो राजा है इंग्लैंड के, उनका एक ट्रस्ट की तरह होगा। और इसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया कि अभी जो कानून बनाने का अधिकार बंबई और मद्रास को था, अब पूर्णतः गवर्नर जनरल में समाहित हो गया। अब पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल ही कानून बनाएगा। अभी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। और यह हुआ कि कानून जो भी सदस्य 3 थे, इनमें कानूनी सदस्य के रूप में चौथा व्यक्ति जोड़ा गया। और धारा 87 के अनुसार अब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, जात, वंशानुक्रम, वर्ग इत्यादि के आधार पे किसी भी पोस्ट पे नियुक्त होने से रोका नहीं जा सकता। मतलब अब इक्वल आ गए कि चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी। ऐसा हो रहा था कि यहां से सिफारिश की गई थी कि भारत में ऐसे लोग जो योग्य हैं, जो अपना कंपनी विस्तार में योगदान दे सकते हैं, उनके लिए भी मौका दिया जाए। इसलिए इसमें इक्वलिटी का प्रोविजन किया गया। और यह हुआ कि भारत से दास प्रथा को अब समाप्त कर दिया जाए। हम अगला देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसका लाने का कारण यह था कि अभी हमने देखा कि जो कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 के तहत आता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के तहत आता है, यह मांग होने लगी कि अब इन दोनों की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इसका नियंत्रण ज्यादा है कंपनी पे। इससे एक स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों का दबाव बढ़ा कि अब इन दोनों बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए। और एक बात ये हुआ कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल का है तो हो सकता है कि बंगाल के विषय में जो भी डिसीजन हो वह अच्छे तरीके से ना ले पाए, हो सकता है कि वो बाइस्ड हो जाए। इसी में कि 1793 में कुछ महत्वपूर्ण और संशोधन किया गया। यह हुआ कि जो अभी 1833 से इन्हें 20 साल के लिए सम्राट का ट्रस्टी मान लिया गया था, अब यह हुआ कि जब तक संसद न चाहे तब तक जो कंपनी है यह सम्राट के अधीन हो गया, ट्रस्ट के रूप में होगा। और इसमें हुआ कि जो नियंत्रण बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के तहत आया था, इनका वेतन कंपनी देगी। नियुक्ति तो सरकार करेगी लेकिन इनका वेतन कंपनी देगी। और डायरेक्टर की जो संख्या अभी 1773 में 24 था, उसको घटा के 18 कर दिया गया। और 18 में ही यह हुआ कि अब 6 कंपनी द्वारा क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। और अभी तक हुआ कि जितने भी एक्ट हैं 1773, 1784, 1813 और 1833, इसमें क्या होता था कि जो भी गवर्नर जनरल के पार्षद होते थे, इनके नियुक्ति में नियुक्त नहीं, यह मनोनीत होते थे। इनका राइट दिया गया था कंट्रोल को, जो गवर्नर जनरल है इनको दिया गया था। लेकिन अब यह हुआ कि इनका जो नियुक्ति है यह ओपन कंपटीशन के आधार पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इसी में यह हुआ कि जो भी परिषद, जो अभी हम देखेंगे 4 था, इसमें हुआ कि जो एक चौथा जोड़ा गया था उसको गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका पार्ट मान लिया गया। और इसमें हुआ कि 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया। और यहीं से परिषद प्रणाली का शुरुआत होती है कि अब जो गवर्नर जनरल विधि बनाने बैठेगा तो 4 इसके रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और 6 अतिरिक्त रहेंगे। इन दोनों को मिला के परिषद बनती थी और इन्हीं के सहयोग से वह विधि का निर्माण करता था।
और इसमें हुआ कि जो भी एक कानून है इसके विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई डिसीजन लेता है या गवर्नर जनरल, तो उसके विषय में अभी जो काउंसिल है यह पूछ सकती थी या इनके कार्यों की विवेचना कर सकते थे। और यह हुआ, लेकिन इसमें ही रहा कि विधान परिषद को अभी यह राइट नहीं मिला था कि यह जो भी डिसीजन लिया जाए गवर्नर जनरल द्वारा उसको ये लोग समाप्त कर दें। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि डलहौजी के दोषपूर्ण नीतियों और ब्रिटिश के अमानवीय व्यवहार और नीतियों की वजह से 1857 का युद्ध हो जाता, जो भी विद्रोह था वो हो जाता है। तो इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होता है और 1858 के एक्ट पारित किया जाता है, गवर्नमेंट एक्ट था, जिसमें यह बात कही गई कि अब कोई भी जो ब्रिटिश है यह अपना क्षेत्र विस्तार नहीं करेगी। जो भी देसी रजवाड़े हैं इनको समकक्षी माने गए। और इसमें संशोधन यह किया कि जो भी अभी हम देखेंगे 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और 1773 के तहत बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया या भारत राज्य सचिव। इनका सहयोग करने के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। ये जो 15 सदस्य होते थे इनमें 7 तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्वाचन किया जाता था और जो 8 हैं यह साम्राज्य थे वह नियुक्त करते थे। इसमें ध्यान रखना था कि आधा कम से कम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो 10 वर्ष तक भारत में सर्विस दे चुके हों और वह 10 साल तक सर्विस के बाद ब्रिटेन में हो। और यह हुआ कि अगर इनको हटाना होता था तो सदन को क्राउन से निवेदन करना होता था कि हम इनको हटाना चाह रहे हैं, तभी हटा सकते थे। अभी भी जो भी सेक्रेटरी जो भी परिषद है इसका जो है केवल यह एडवाइजरी थी। और इसमें यह प्रोविजन किया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं अब यहाँ वायसराय कहलाएंगे। इसमें इतना थी। अब हम देखते हैं 1861। अब हम आ गए 1861। इसमें हम देखेंगे कि भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास शुरू होता है। कुछ घटनाएं घटती हैं जिसे 1858 में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि सिर्फ लंदन में परिवर्तन होता है, भारत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब जो 1861 का अधिनियम है इसमें भारत में परिवर्तन होगा। और दूसरा ये देखा गया कि ब्रिटिश और भारतीय जनता इन दोनों में बहुत बड़ी खाई थी। तो इसमें अब विचार किया गया कि अब कोशिश किया जाएगा कि जनता से संपर्क स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह माना गया कि बहुत बड़ी खाई होने से हम जनता के सहमत और असहमत इन दोनों को हम समझ नहीं पाए। जैसे कि एक बार्टन फ्रेयर है, इनका कहना था कि जब तक अगर आपके पास वायु दाब एयर प्रेशर अगर कोई टूल्स नहीं है तो आप जान नहीं पाएंगे कि दबाव कहाँ ज्यादा है। तो अब एक हम इसके मुख्य मुख्य बातें देखते हैं कि अभी जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य था, अब उसमें एक 5वां सदस्य जोड़ा गया और यह कहा गया कि इसी के साथ इसमें आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो प्रणाली इसमें शुरू होती है। इसमें हुआ कि कई सारे व्यक्ति होंगे और उनको विभिन्न पोस्ट दी जाएगी। इसी से मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, कैबिनेट व्यवस्था है, यहां से इसकी नींव पड़ती है।
इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जो विशिष्ट होते थे, इन पे जो डिसीजन लेता था वह गवर्नर लेता था, और साधारण जो भी मामले होते थे इनमें परिषद के सहयोग से डिसीजन लेता था। और एक इसमें संशोधन किया गया कि अधिक जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे वह अतिरिक्त 12 सदस्य से ज्यादा नहीं हो पाए। और इसमें हुआ कि जो भी यह अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे इनको जो वायसराय है यह मनोनीत करेगा, और यह अपना पोस्ट अधिकतम 2 सालों तक धारण करेंगे। इसमें यह किया गया कि आधे से सदस्य जो होना चाहिए कि वह कार्यकारी होने चाहिए। इसमें यह हुआ कि जो भी भारतीय इसमें नियुक्त के शामिल हुए वह अधिकांशतः ऊंची जातियों के थे। अब देखते हैं कि विधान परिषद में क्या किया गया। विधान परिषद को जो राइट मिला कि विधान परिषद अभी भी केवल कानून बनाना था, यह प्रशासन और फाइनेंस इस पे प्रश्न नहीं पूछ नहीं सकते थे। और इसमें यह किया गया कि अभी जो राइट मुंबई और मद्रास के छीन लिए गए थे, अब उनको विधि निर्माण करना अधिकार दोबारा वापस कर दिया गया। और जो भी प्रांत में डिसीजन लेते थे वह निर्णय तभी ले पाएंगे जब तक गवर्नर जनरल परमिशन ना दे दें। इनमें कुछ स्पेशल मैटर थे जिसमें पूर्वानुमति, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे विधेयक अगर लाए जाते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति जरूरत होती है। तो इसमें देखिए टंकन, डाकतार और समुद्री सैनिक ऐसे मामले थे जिसमें गवर्नर जनरल के या वायसराय के पूर्वानुमति आवश्यक थी। और यह हुआ कि अब जो अभी प्रोविंस से प्रांत हैं उनको बढ़ाया गया। अब विधान परिषदें जो हैं बंगाल 1862 और जो उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आपका यूपी या संयुक्त प्रांत या 1886 में यहाँ विधान परिषद लागू किया गया, और पंजाब में 1897 में। यहाँ भी आपातकालीन में यह हुआ कि अब अगर इमरजेंसी है तो जो गवर्नर या वायसराय है अब यह अध्यादेश जैसे 1, 2, 3 के तहत प्रेसिडेंट अध्यादेश लाता है। यह राइट आप 1861 में गवर्नर जनरल के पास आ गया। इसके जो अधिकतम वैलिडिटी थी वह 6 मंथ। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लाया गया। इसे मुख्य बात हम देखते हैं कि इसमें जो केवल बात की गई कि वह परिषद के हैं, इनका शक्ति क्या होगा, कार्य क्या होगा, इनकी रचना। इसमें प्रोविजन यह किया गया कि जो भी अतिरिक्त सदस्य हैं वह न्यूनतम तो 10 हो सकते हैं लेकिन अधिकतम 16 हो सकते हैं। और इसमें भी राज्य सचिव की जो है आज्ञा आवश्यक है। जो इसमें यह हुआ कि 40% गैर सरकारी होते थे जिसमें कुछ चुने हुए भी होते थे, कुछ मनोनीत। जो कुछ चुने हैं इसी से चुनाव सीमित रूप में यहाँ जो 1892 है अधिनियम इसमें स्वीकार कर लिया गया। इसमें एक किया गया कि विधानमंडल जो अभी हमने देखा कि अभी भी वह बजट पे पूछ नहीं सकता, अब यहाँ कुछ उसके विधानमंडल के अधिकारों में कुछ वृद्धि की गई कि अब सार्वजनिक मामलों पे वह प्रश्न पूछ सकता है लेकिन इसकी सूचना उसे 6 दिन पूर्व देनी होगी। अगर कोई भी अगर वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है कि उस पे आप विचार रख सकते हो लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, स्टेटमेंट है, उस पे आप सिर्फ अपना विचार कर सकते हो।
इसमें एक देखते हैं हम कि निर्वाचन पद्धति, क्योंकि इसमें सीमित रूप से चुनाव के बात स्वीकार कर ली गई थी, तो इसमें जो निर्वाचन पद्धति कि अभी हमने देखा कि न्यूनतम 10 हो सकते थे, अधिकतम 16। इसमें 5 होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। जो 5 सरकारी होंगे, यहाँ 4 प्रांत के विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा नियुक्ति होगी और एक कलकत्ता के वाणिज्य मंडल है, वह नियुक्त करेगा 5, और जो अन्य 5 है यह गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रोविंस में कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं उनमें हुआ कि अधिकतम 20% संख्या होना चाहिए, और 20% में कि 20 संख्या है, परसेंट नहीं, कि 9 सरकारी अधिकारी होना चाहिए, 4 नॉमिनेटेड हो और 7 इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। जो इनका इलेक्शन होगा वह नगर पालिका, जिला बोर्ड, यूनिवर्सिटी, वाणिज्य मंडल अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता था। अगला हम देखते हैं कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें कुछ घटनाएं घटती हैं कि अब देखते हैं कि कर्जन की नीति, कर्जन ने बंग भंग का निर्णय लिया। उन्होंने ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी एक्ट 1904 बनाया। इन्होंने यूनिवर्सिटी या जो भी इन्होंने पत्राचार पे अधिनियम इन्होंने बनाया था, तो इससे एक बहुत बड़ा रोष था और बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। बंग भंग आंदोलन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और 1906 में मुस्लिमों का एक अलग बंद मुस्लिम लीग का गठन करता है। तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, तो जो नम्य वाले थे या मॉडरेट कहिए, इन दोनों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम लाते हैं। इनमें हम देखते हैं कि मुख्य बातें कि 1907 में 2 भारतीय थे जिनमें केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगरामी, इनकी नियुक्ति भारत राज्य सचिव के परिषद में हुई थी। और जो सत्येंद्र सिंह हैं, ऐसे सिंह, इनकी नियुक्ति वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उनमें इनकी नियुक्ति की गई थी। इनमें यह हुआ कि जो भी विधानमंडल है वह अतिरिक्त सदस्यों की संख्या होगी वह 60 होगी। 60 यह था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 9, दोनों मिला के 69 हो गया। तो 69 में 37 जो थे वह शासकीय थे और 32 अशासकीय। जो 37 होते थे उसमें 9 एक्स ऑफिसियो होते थे और इनके गवर्नर जनरल 9 में से भी 7 कार्यकारी परिषद होते थे, एक असाधारण और एक खुद गवर्नर जनरल होता था और 28 को मनोनीत करता था। और जो अशासकीय हैं इनमें 5 मनोनीत होते हैं और 27 निर्वाचित होते थे। इन्हीं में हम देखते हैं जो 27 निर्वाचित हैं, 27 निर्वाचित में ही 13 का साधारण निर्वाचन द्वारा चुनाव होना था, जिनमें 2 मुंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, इनको 2-2 सीट मिला। असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वर्मा, इसमें देखिए वर्मा भारत का ही पार्ट था, इन सभी को 1-1 सीट मिला। और जो अतिरिक्त 12 है इनमें विशेष वर्ग, जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी इसमें स्वीकार किया गया कि जो 14 सीट इधर बचती थे, 14 में से 12 विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव किया जाता, 12 में से भी 6 मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा, जिसमें मद्रास, बंबई, यूपी, बिहार, इनको 1-1 मिला था और बंगाल को 2 सीट। इनकी नियुक्ति सिर्फ मुसलमान द्वारा ही की जाते थे। और 6 हैं बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इनमें क्या हुआ कि भूमि जो भी लैंड होल्डर थे इनको 1-1 नियुक्ति करनी थी। अब देखते हैं कि प्रांतीय जो भी प्रोविंशियल है उनमें क्या पॉलिसी, क्या चेंजेस किए गए हैं। अब ये हुआ कि जितने भी प्रोविंस हैं
इनकी संख्या अलग अलग होती थी। जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, इनमें जो विधानमंडल होते थे इनकी संख्या 47 थी। बंगाल में 52। देखिएगा इसमें कि सबसे ज्यादा बंगाल में है 52। हम देखते हैं कि विधान परिषद को क्या राइट मिला। अब जो विधान परिषद के सदस्य हैं यह किसी भी मुद्दे पर डिस्कस कर सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन ये पूरक प्रश्न अगर कोई सदस्य पूछता था तो इस पे अधिकारी को यहाँ राइट था कि वह टाइम मांग लेता कि हम इतने टाइम बाद बताएंगे। और ये हुआ कि जो बजट है इसके लिए नियम बना दिया गया, विस्तार पूर्वक नियम बना दिया गया। इसमें सदस्य को वोट राइट का अधिकार अभी भी बजट पे नहीं मिला था, लेकिन स्थानीय पे इनको मिल गया था। कोई भी अगर इन्हें टैक्स लगाना है या इसमें अमेंडमेंट करना था तो यह राइट मिल गया विधान परिषद को। और लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात था कि सरकार को अभी भी राइट थे कि यह चाहे तो विधान परिषद के जो भी डिसीजन है वह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन इसमें अभी जो विधान परिषद को विवेचन का अधिकार दिया था उसमें कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिन पे विवेचन नहीं कर सकता, जिसमें विदेश संबंध, देशी राज्यों से संबंध, राज्य को जो रेलवे पे है इस पे है, और ऋण पर जितने भी टैक्स, इस पे अभी भी इनको विवेचन का राइट नहीं दिया गया। अगला हम देखते हैं कि 1917 का जो मॉन्टेग्नो डिक्लेरेशन है, इनमें क्या किया गया कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में, जितने भी डिपार्टमेंट में, ऐसा हमें कोशिश करना है कि भारतीयों का ज्यादा संपर्क बढ़े, मतलब कि उसमें हिस्सेदारी बढ़े। और इसमें कि ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशन की जो पार्टिसिपेशन है वह बढ़े। और एक है कि उत्तरदायी प्रणाली स्थापित हो। और अभी भी यह हुआ था कि यह सभी प्राप्ति भारत का जो अंतिम उद्देश्य होगा वह डोमिनियन स्टेट होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि जो भारत है वह ब्रिटिश के अधीन होगा लेकिन ऑटोनॉमी की तरह व्यवहार करेगा। और यह हुआ कि भारत में एक समिति बनाई जाती है जिसमें विलियम ड्यूक, भूपेन नार बसु और चार्ल्स रॉबर्ट यह भारत में देखते हैं। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, भारत सरकार एक्ट। अब देखते हैं कि 1919 के महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। 1919 में लंदन में परिवर्तन किए गए। लंदन में परिवर्तन ये किए गए कि भारत का जो राज सचिव का था कि वेतन अभी भारत से मिलता था, अब यह हुआ कि इनका वेतन जो है ब्रिटेन देगा। और इन्हीं के कार्यों को कम करने के लिए एक नया पद क्रिएट किया गया, उसे हम इंडियन हाई कमिश्नर कहते हैं। उसका जो वेतन है वो भारतीय राज्यों से मिलना था। और अब जो है कि गवर्नर जनरल है या जो लंदन में परिषद है उसका एजेंट के भांति व्यवहार करने लगा। और इसी में दो डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए, संग्रहार और भारतीय विद्यार्थी विभाग। अब देखते हैं भारत में क्या परिवर्तन हुआ। भारत में देखते हैं कि पहले कार्यकारिणी, भारत में कार्यकारिणी में देखते हैं कि जो भी विषय हैं, जितने भी लिस्ट हैं, अब उसको सेंटर और स्टेट लिस्ट में बांट दिया गया। और यहाँ प्रोविंस में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। देखते हैं कि ऐसा सेंट्रल लिस्ट में क्या था। सेंट्रल लिस्ट में वैसे विषय रखेंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे विदेश मामले, डिफेंस, राजनीतिक, डाकटार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी। उसके बाद स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाल सहायता। अब हम देखते हैं कि विधान संबंधी परिवर्तन क्या किया गया कि विधानमंडल में
अब जो प्रांतीय परिषद थी, अब उसको विधान परिषद की संख्या दी गई। जो अब क्या हुआ कि केंद्र स्तर पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। जो ऊपरी थी काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, जो लोअर थी उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। अब देखते हैं कि हम राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसकी जो मैक्सिमम संख्या थी वो है 60 में ये हुआ कि 26 हम मनोनीत करते थे और 34 हम इलेक्टेड थे। जो 26 मनोनीत थे वह 19 थे वो सरकारी थे और 7 अशासनिक तरीके से थे। 34 निर्वाचित थे, इसमें 1 सिख होता था, 3 यूरोपीय होता था, 10 मुसलमान और 20 साधारण चुनाव द्वारा नियुक्ति की जाते थे। यह था कि यह सामान्यतः 5 साल के लिए होता था। इनका प्रधान वायसराय होता था। इनका जो जैसे आज हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, अब तो अभी क्या है कि जो राज्यसभा अध्यक्ष हैं वह तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन पहले जो 1919 के तहत था उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था और सदस्यों को अब ऑनरेबल पर्सन माना गया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात किया गया कि स्त्रियों को राज्य परिषद के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। अब अगला देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा की संख्या जो है 145 थी। इसमें हुआ कि 41 मनोनीत होंगे, 41 मनोनीत हैं और 104 निर्वाचित थे। 41 में 26 शासकीय 15 अशासकीय थे और 140 में 104 उसमें 52 में 32 सांप्रदायिक तरीके से, जिसमें 30 सदस्य मुसलमान होते थे और 2 सिख द्वारा चुने जाते थे और जो 20 थे वह विशेष निर्वाचन द्वारा चुना जाता था, जिनमें 9 यूरोपीय थे, 7 भूमिपति थे या लैंड होल्डर और 4 व्यापार समुदाय द्वारा चुना जाता था। अब देखते हैं कि जो विधानसभा बना कि सभा का कार्यकाल 3 साल रखा गया और अभी हम देखते हैं कि जो यहाँ राज्यसभा जैसा व्यवहार करता है उसका कार्यकाल 5 साल है। ये जो 3 साल का विधानसभा का है, 3 या चाहे तो 3 साल से बढ़ाया जा सकता था। मताधिकार अभी सीमित था। और यह हुआ कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया। दोहरा शासन से मतलब ये था कि जो स्टेट लिस्ट था, स्टेट लिस्ट को अब 2 पार्ट में किया गया, एक रिजर्व एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। कि जो रिजर्व था इस पे गवर्नर जनरल, जो विधान सभा था उसका जो भी नॉमिनेटेड पर्सन थे उनके सहयोग से शासन करता था और यह जो मेंबर था यह लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन जैसे वित्त हो गया, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये जो मैटर थे इस पे जो भी विधि बनती थी, इस पे जो भी काउंसिल होता था वह रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव के प्रति। एक ट्रांसफर सब्जेक्ट इस पे था कि गवर्नर जनरल के जो भी इलेक्टेड पर्सन है उन्हीं में से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उन्हीं के सहायता से जो भी हस्तांतरित सब्जेक्ट हैं उन पे नियम बनाता था और यह नियम जो लेजिस्लेटिव है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। जैसे आज हम देखते हैं कि लोकसभा में कि आज हमारे पीएम साहब और ये जितने भी मंत्री हैं यह लोकसभा के भी पार्ट होते हैं, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति होते हैं। तो ऐसे ही जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था इस पर रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव के प्रति थे। अब हम देखते हैं कि जो भी प्रांतीय सब्जेक्ट हैं परिषदों को अभी विधान परिषद की संज्ञा दी गई और इनमें कम से कम 70 निर्वाचित थी और 20% शासकीय सदस्य 20% से अधिक नहीं हो सकते थे और जितने भी शेष रहते थे वह नॉमिनेटेड किए जाते थे। अब देखते हैं कि जो भी मेंबर हैं अब वह काउंसिल में बोल सकते थे, वोट कर सकते थे।
वह प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी प्रांतीय विषय पर वह कानून बना सकते थे। और यह हुआ कि कोई भी जो भी विधेयक लाया जाएगा वह गवर्नर की सहमति पे उसके लिए आवश्यक थी। अब यह चाहें तो बजट को अस्वीकार कर सकते थे, और जो भी लेजिस्लेटर है यह गवर्नर के बिना अनुमति के भी कोई भी विषय पारित कर सकता था। अब हम देखते हैं अगला। कि भारत शासन 1935, भारत सरकार एक्ट 1935, इसको लागू करने का क्या रीजन था? कि एक तो यह था कि असहयोग आंदोलन के समय ही 1919 का अधिनियम लाया गया था और इसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और एक स्वराज दल गठन हुआ था। स्वराज दल का उद्देश्य था कि हम संसद में घुस के संसद की कार्यवाही को हम रोकेंगे। एक उसी में यह प्रोविजन किया गया था कि 10 साल बाद 1919 का समीक्षा की जाएगी, और 1927 में साइमन आयोग गठन की जाती है। साइमन आयोग ने कहा कि प्रांतीय क्षेत्रों में कि अब प्रोविंस में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकती है, लेकिन केंद्र में स्थापित के लिए अभी भी समय नहीं है सही। और इसमें यह गया कि केंद्रीय विधानमंडल को अब पुनर्गठित किया जाना चाहिए और सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धति से प्रांतीय मंडल द्वारा चुने जाएं। यह हुआ कि जैसे आजकल हम कि राज्यसभा में अपने स्टेट से मेंबर जो होते हैं वह चुनते हैं, ऐसे इसमें प्रोविजन साइमन कमीशन का रिकमेंड था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसमें रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी जो मुस्लिमों को सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इनकी जनसंख्या के आधार पे स्थान आरक्षित कर देते हैं। जैसे 1932 का जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, जिसमें यह हुआ कि हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन की वजह से पुनः पैक्ट हुआ और यह हुआ कि दलितों की जनसंख्या के अनुसार इनके लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाए। अब मोती नेहरू के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि लॉर्ड ऑरविन ने डोमिनियन स्टेट के विषय में महत्वपूर्ण बात कही थी। अब मैं इस बात को ध्यान रखना है कि लॉर्ड ऑरविन ने डोमिनियन स्टेट से बात कही। इसमें लॉर्ड ऑरविन ने कहा था कि भारत का उन्नति है, इसका जो अंतिम चरण है वो डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है, और इसी में उसने घोषणा किया था ऑरविन ने कि जो साइमन रिपोर्ट है यह गोलमेज सम्मेलन में उसमें विवेचना होगा, और गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं 1930, 31, 32, जिसमें गांधी दूसरे में शामिल होते हैं और उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें पे राय बन पाती है, जिसमें यह होगा कि एक संघीय सरकार होगा और कुछ आरक्षण के साथ संघीय विधानमंडल के प्रति जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यह हुआ कि सांप्रदायिकता का समाधान अभी भी इसमें सुलझा नहीं पाया गया, यानी पृथक निर्वाचन के मुद्दा अभी बना रहा। और इसी के बाद जो मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड है यह जारी किया था 16 अगस्त 1932 में। और जो 1935 का एक्ट है इसका जो आदेश था यह था साइमन आयोग का जो नेहरू रिपोर्ट है, गोलमेज सम्मेलन में जो भी वाद विवाद हुए, एक व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र हुआ था, और एक ज्वाइंट कमेटी स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई थी, हुआ एक लोथिया रिपोर्ट ने बताया कि चुनाव कैसे किए जाने चाहिए। अब देखते हैं कि मेन प्रोविजन क्या किया गया 1935 में। यह हुआ कि केंद्र स्तर पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। एक राज्य परिषद होती थी, एक फेडरल असेंबली या संघीय सभा जो सदस्य थे वह 375 हो सकते थे, जिसमें 125 जो होते थे वह रियासत के द्वारा चुने जाएंगे और 250 प्रांत के द्वारा।
और जो भी राज्य परिषद होता था, यह एक स्थायी सदन इसमें बना दिया गया। और यह हुआ कि इसका 1/3 सदस्य हर तीसरे साल चुने जाएंगे, और यह अधिकतम संख्या 260, जैसे आज राज्यसभा में 250 अधिकतम है। 260 में से 156 प्रांतों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, और 104 रियासतों जो भी राजा होते थे वह मनोनीत करते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो संघीय सभा है इसकी अवधि 5 वर्ष, और अंग्रेजी प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे। अभी एक कमिश्नर याद हो आपको, कमिश्नर होता था कि वहां से जो भी चुने जाते थे वह प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने थे। और जो रियासतें के लिए थी इसमें राजा मनोनीत करते हैं। एक इसमें देखिए कि जो राजा होते थे, जो भी देशी राजवाड़े थे, वह 40% ऊपरी सदन में वह उनके जो भी होते हैं पर्सन, और लोअर को में 33%, क्योंकि 375 थे, 125 का नेतृत्व जो नियुक्ति है वह देशी राजवाड़े करते थे। अब यह हुआ कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं गवर्नर जनरल में निहित कर दी, जैसे वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां हैं संसद में निहित हैं। इसमें ये किया गया कि अभी जो प्रांत में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन था अब उसको समाप्त कर दिया गया, और वहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दिया गया कि अब वहां कोई भी कानून बनेगा वह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसमें यह था कि जो भी गवर्नर बनाया जाता था प्रोविंशियल, उसको पूरे राइट जैसे भी केंद्र में गवर्नर जनरल होता था या वायसराय होता था उसके तरह शक्ति से प्राप्ति थी। अब यह हुआ कि द्वैध प्रशासन जो अभी 1919 वाले में प्रांतों में लागू था वह अब संघ में लागू हुआ। इसमें यह हुआ कि आरक्षित सब्जेक्ट जैसे रक्षा, डिफेंस और धार्मिक मामले और जनजाति मामले, इस पे गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, इनके सहयोग से विधि बनाता था। जैसे और इनका जो कार्यकाल था वह 3 साल था। इनमें यह था कि गवर्नर जनरल है यह स्वयं मनोनीत करता था, और यह गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। और जितने भी इन मामलों को जैसे डिफेंस, इनको छोड़ के जो भी थे उन पे जो गवर्नर जनरल है यह 10 मंत्रियों की सहायता से लॉ बनाता था। अब ये सेंटर का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया गया कि यह शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि गवर्नर जनरल के अभी भी राइट क्या बने रहे हैं। कि गवर्नर जनरल अभी ये हुआ, हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है। एक सेकंड। कि जो भी गवर्नर जनरल होते थे यह डिसीजन जो लेते थे, वह जो भी मंत्री डिसीजन लेते थे वो उन्हीं के आधार पे अब काम करते थे। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ काम थे जिसपे गवर्नर जनरल स्वविवेक से निर्णय लेता था, जिनमें कि वित्तीय स्थिरता या भारतीय की जो क्रेडिट है उसको सिक्योर करने के लिए उसका व्यक्तिगत निर्णय होता था कि सरकारी कर्मचारी या अल्पसंख्यक या जो भी अंग्रेजों पर निर्भर थे उनके अभी भी सिक्योर करने का यह जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की थी। एक अंग्रेज और वर्मी माल के विद्रोह जो बर्मा है उसके जो भी गुड्स होता था उसमें उसकी सुरक्षा करना भी अभी गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी थी। कि अभी भी जो देसी राजे रजवाड़े थे इनमें यह हुआ कि इनके भी जो मामले हैं यह गवर्नर जनरल खुद देखेगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मैटर थे कि यह गवर्नर जनरल के विवेकाधीन अधिकार थे, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजाति, या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का हो, या मंत्रिपरिषद भंग करने का अधिकार हो, या अधिनियम बनाना हो, या अध्यादेश जारी करना हो,
लेकिन इसमें यह किया गया कि जो हम बजट पारित करते थे उसका 80% अब भी उस पे वोट नहीं हो पाता था। और बाकी थे इसके अतिरिक्त जितने भी डिपार्टमेंट था उसका जो प्रशासन है वह मंत्रियों के सहयोग से ही, उनके सलाह पे ही चलाया जाता था। सर इसमें एक पिच रह गया, वहां पे मैं जुड़ना चाहूंगा कि इसमें एक अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारत की बात की गई थी। अखिल भारत में यह था कि जितने भी ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के जो भी क्षेत्र हैं वह शामिल होंगे। दूसरा यह था कि जो देसी रजवाड़े हैं यह शामिल होंगे। लेकिन रजवाड़ों के लिए दो शर्तें लागू की गई। शर्तें यह थी, एक सेकंड, यहाँ पे इसमें यह था कि ऑल इंडिया फेडरेशन की संघीय ढांचा बनेगा कि इसमें भारतीय प्रांत और इनके जो कमिश्नर थे उनको शामिल किया जाएगा। इनका तो शामिल होना कंपलसरी था, लेकिन भारतीय जो रियासत थे इनको शामिल होना ऑप्शनल था। इनके लिए दो बातें की गई कि जितने भी सीटें इनको चुनना था उनसे अधिक जितने भी रियासत हैं वह इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 150 चुनना है, अब इसका जो आधा है 75, अगर कोई ऐसा रियासत है कि उसकी जो कि वह आधे से अधिक प्रांत शामिल नहीं करेंगे। दूसरा यह था कि रियासती जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें, जैसे कि अपने कोचिंग में 100 लड़के हुआ करते थे, तो यह हुआ कि 100 का आधा 50 हो गया। लेकिन ऐसे कोई भी रियासत जिनकी जनसंख्या 50 से ज्यादा है वह इसमें भागीदारी नहीं कर सकते थे। इसलिए इसका इतना टफ शर्तें थी कि आज भी मतलब उस समय ये शामिल जो अखिल भारतीय था वह लागू नहीं हो पाया। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सर।